हेलो फ्रेंड्स, हम आपके सामने फिर से सीटेट के प्रीवियस ईयर प्रश्नों के साथ प्रस्तुत हुए हैं। यह वीडियो शिक्षकों व पेरेंट्स दोनों के लिए है, क्योंकि मेरा उद्देश्य इस वीडियो को बनाना, इन सीटेट के प्रश्नों को जन सामान्य में प्रस्तुत करना इसलिए है कि बच्चे जो हैं वो बिना बोझ के स्वतंत्रतापूर्वक मनोवैज्ञानिक ढंग से शिक्षा ग्रहण करें, जिससे कि उनको उनके अपेक्षित उपलब्धि स्तर तक पहुंचाया जा सके। पहला प्रश्न है कि बच्चों की त्रुटियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। त्रुटियों का मतलब गलतियाँ। बच्चे जो गलतियाँ करते हैं, जैसे घर पे मम्मी पापा पढ़ा रहे तो जैसे एक बार बच्चा नहीं समझ रहा, बार बार गलतियाँ कर रहा है, तो आप उसको किस तरीके से लेते हैं, या शिक्षक है जो गलतियां बच्चा करता है उसको किस तरीके से लेते हैं। ऑप्शन पढ़ते हैं। असावधानी के कारण बच्चे त्रुटियां करते हैं। पहला ऑप्शन ये कहता है कि बच्चे सावधानी से नहीं सीख रहे हैं। असावधानी मतलब वो लापरवाही से सीख रहे हैं, इस वजह से वो त्रुटियां करते। गलत। दूसरा है, बच्चों की त्रुटियां उनके सीखने की प्रक्रिया का अंग है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, जैसे इसमें दिया हुआ है कि अगर हम कोई चीज़ सीखते हैं, जैसे आप ही सोचो कि आपने जब साइकिल चलाना सीखा था तो आप तुरंत से एकदम साइकिल पर बैठे और चलाना सीख गए? नहीं, आपने क्या करी थी? त्रुटियां करी थी। त्रुटियां मतलब गलतियां कर कर के आप सीखे। तो इसी तरीके से बच्चे जब कोई भी चीज़ सीखते हैं तो अगर उसमें वो गलतियां कर रहे हैं तो उनकी गलतियां अपेक्षित है, गलतियां वो करेंगे। हमें उनसे ये अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए कि एक ही बार में सारी चीज़ें वो सही कर लेंगे। वो गलतियाँ करेंगे, और उनकी गलतियाँ जो हैं, जो त्रुटियाँ हैं, वो उनके सीखने की एक प्रक्रिया है, लर्निंग की एक प्रोसेस है। एरर एंड ट्रायल, यानी कि त्रुटि और अभ्यास, प्रयास। गलती करेंगे फिर से प्रयास करेंगे, गलती करेंगे फिर से प्रयास करेंगे, एक स्थिति ऐसी आएगी कि हम सीख जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो गलतियों को उनकी पॉजिटिव वे में लेना है, ये सोचना है कि बच्चा अभी सीख रहा है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अध्यापक को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उसकी कक्षा के सभी शिक्षार्थी अपने आप को स्वीकृत और सम्मानित समझें। इसके लिए शिक्षक को चाहिए कि। प्रश्न आपकी समझ में नहीं आया होगा शायद, मैं फिर से समझाता हूँ कि एक शिक्षक है, उसको यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उसकी कक्षा में जितने भी अभ्यर्थी शिक्षार्थी पढ़ने के लिए आते हैं वो अपने आप को स्वीकृत और सम्मानित समझे, यानी कि कोई भी बच्चा अपने आप को हीन दृष्टि से, हीन भावना से न देखे। अब शिक्षक को ये चाहिए कि जितने, जैसे अगर आपकी कक्षा में 30 विद्यार्थी हैं, कोई गरीब है, कोई अच्छी आर्थिक पृष्ठभूमि से है, कोई प्रखर बुद्धि है, कोई मंद बुद्धि है, यानी कि मैंने बताया कि बच्चे किंडल गार्डन है, जैसे कि पीछे बताया, किंडल गार्डन का मतलब बालोद्यान, बच्चों का बगीचा है। वो बगीचे में अलग अलग तरीके के जैसे पेड़ होते हैं, वैसे ही क्लास में तुम्हारे अलग अलग मानसिक स्तर, अलग अलग सामाजिक पृष्ठभूमि से, अलग अलग आर्थिक पृष्ठभूमि से आए हुए बच्चे। ठीक है, तो आपको यह सुनिश्चित करना है कि कोई बच्चा अपने आप को कम न समझे, कोई बच्चा अपने आप को हीन भावना से ग्रसित न समझे। तो आप क्या करेंगे इसके लिए? ऑप्शन पढ़ेंगे। पहला ऑप्शन है, विकल्प है कि कड़े नियम बनाएं और जो बच्चे उनका पालन न करें उन्हें दंडित करें। ये गलत है, क्योंकि देखो, दंड आपको नहीं देना, और नियम आपके कड़े नहीं होने चाहिए, नियम आपके लचीले होने चाहिए। किसी भी मामले में नियम कैसे होने चाहिए? लचीले होने चाहिए। कड़े नियम नहीं बनाए, कैसे नियम बनाएंगे? परिवर्तनशील, लचीले, बच्चों के अनुकूल। तो आप कड़े नियम बना देंगे तो क्या होगा? बच्चे उनका कठोरता से तुम पालन करोगे, दंड दोगे, बच्चों में भय व्याप्त होगा और वो सीखने की प्रक्रिया में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाएंगे। तो पहला विकल्प गलत हो जाएगा। दूसरा है
वंचित पृष्ठभूमि, वंचित पृष्ठभूमि का मतलब ऐसे बच्चा जो गरीब है, जिनके पास बस्ता नाय है, फीस के पैसे नहीं है, गरीब घर से आए हुए, वंचित यानी कि जिनके पास संसाधन विहीन है, साधन नहीं है। वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों का तिरस्कार करें, बिल्कुल नहीं करना भाई। जो कमज़ोर बच्चा है, जो गरीब घरों से आए हैं, तो उनका आप तिरस्कार करेंगे, तिरस्कृत करेंगे उनको नहीं, ताकि वे अनुभव करें कि उन्हें अधिक कठोर परिश्रम करना चाहिए, बिल्कुल नहीं। अगर आप उन बच्चों का ये समझते हैं कि हम तिरस्कार करेंगे तो बच्चा जो समझेगा आज हमारा तिरस्कार हो रहा है तो मुझे और कठिन परिश्रम करना चाहिए और हमें अच्छा पढ़ना चाहिए, बिल्कुल नहीं होगा। वो स्कूल आना और बंद कर देंगे। अगर आप उनका तिरस्कार करेंगे, आप उनसे कहोगे कि गंदे कपड़े पहन के क्यों आए हो, ऐसे क्यों हो, ये देखो कैसा बैठा है, तो वो क्या तिरस्कृत करोगे तो वो बिल्कुल पढ़न और ना आए, स्कूल भी आना बंद कर देगा। तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। अगला विकल्प है, उन शिक्षार्थियों का पता लगाएं जो अच्छी अंग्रेजी बोल सकते हैं और संपन्न घरों से हों तथा उन्हें आदर्श के रूप में प्रस्तुत करें, ये भी बिल्कुल नहीं करेंगे। इससे क्या होगा कि जो और बच्चे हैं उनके अंदर हीन भावना व्याप्त हो जाएगी। आप ऐसा करोगे जो अच्छी अंग्रेजी बोलते हैं, अच्छे घरों से आ रहे हैं, जिनके परिवार में सर्व संपन्नता है, और आप उनसे ये कहो कि देखो ये अच्छे बच्चे हैं और इन्हें आइडियल के रूप में प्रस्तुत करो, तो भी वो बच्चे जो निम्न पृष्ठभूमि से आए हुए हैं वो बच्चे बेचारे परेशान होंगे। वो समझेंगे हमारे पास ये संसाधन क्यों नहीं है, सर हमको प्यार क्यों नहीं करते हैं, सर हमारा समर्थन क्यों नहीं करते हैं। तो ये भी ऑप्शन कैसा होगा, गलत होगा। अगला है कि अपने शिक्षार्थियों की सामाजिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि की जानकारी प्राप्त करें, बिल्कुल जानकारी प्राप्त करें, और कक्षा में विविध मतों को प्रोत्साहित करें, ये बिल्कुल सही होगा। आपकी कक्षा में जो विद्यार्थी पढ़ने आए हैं उनकी सामाजिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि की जानकारी करें कि ये बच्चा किस पृष्ठभूमि से है, गरीब है या ये संपन्न घर से आया हुआ है, उसकी जानकारी प्राप्त करें, अपने अंदर रखें। जना कि आप क्लास में शो ऑफ नहीं करेंगे, अपने अंदर जानकारी उनकी प्राप्त करें और हर बच्चे को प्रोत्साहित करें, उन्हें प्रोत्साहन दें ताकि वे उनके अंदर हीन भावना न रहे। अगर हीन भावना है तो उसे आप दूर करें, ठीक है। तो विकल्प नंबर डी सही होगा। अगला प्रश्न है कि प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक को अपने शिक्षार्थियों को अभिप्रेरित करने के लिए निम्नलिखित में से किस रणनीति को अपनाना चाहिए। देखो, अभिप्रेरित करने का मतलब है कि किसी कार्य को करने के लिए उसे प्रोत्साहित करना, उसे आतुर कर देना किसी कार्य को करने के लिए। तो आप क्या करेंगे जब वो बच्चा किसी कार्य को करने के लिए प्रोत्साहित होगा, और क्योंकि हम शिक्षार्थी हैं तो हम शिक्षक हैं तो हम किस कार्य को करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे, पढ़ाई के लिए। तो किस तरीके से करेंगे, विकल्प पढ़ते हैं। प्रत्येक शिक्षार्थी के अंक लाने के लिए स्पर्धा को प्रोत्साहित करें, बिल्कुल गलत। अगर हम प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, प्रत्येक गतिविधि के प्रेरक के रूप में प्रोत्साहन, पुरस्कार और दंड का उपयोग करें। चलो इसको देखते हैं। अगला विकल्प पढ़ते हैं। बच्चों को उनकी अभिरुचि के अनुसार उनके लक्ष्य निर्धारित करने और उन्हें पाने के लिए उद्यम में सहायता करें। पूरी कक्षा के लिए मानक लक्ष्य निर्धारित करना और उनकी उपलब्धि के अवसर आकलन के लिए कठोर मानदंड निर्धारित करना। अच्छा, ये क्या कह रहा है कि पूरी कक्षा के लिए मानक लक्ष्य, सब बच्चों के लिए एक ही लक्ष्य रखोगे आप कि 80% नंबर सबे लाने, ना ला सकत भाई। कुछ बच्चे कमज़ोर पृष्ठभूमि से आए हुए। अब जैसे मैं अपने एक क्लास की विविधता के बारे में चर्चा करता हूँ, समझेंगे आप। हमारी क्लास में मान लो 10th क्लास में 50 बच्चे, 50 बच्चों में 20 बच्चे ऐसे हैं जिनके परिवार संपन्न हैं, जिन्हें खेतों में काम करना नहीं पड़ता, तो वे प्रतिदिन विद्यालय आते, ठीक है।
और 30 बच्चे ऐसे हैं जिन्हें अपने आर्थिक दृष्टि से कमज़ोर होने के कारण अपने माता पिता के साथ उनको खेतों में कार्य करना पड़ता है, जिसके कारण वो विद्यालय में कम आ पाते हैं या समय से नहीं आ पाते। तो अगर हम सबके लिए मानक लक्ष्य निर्धारित कर देंगे, मानक मानदंड निर्धारित कर देंगे, तो क्या होगा, इन बच्चों के साथ अहित हो जाएगा। ये स्कूल ही आना बंद कर देंगे। हम ये कह देंगे कि अगर आप स्कूल नहीं आएंगे तो आपका नाम काट दिया जाएगा। तो ये बच्चे तो आ नहीं सकते क्योंकि अपने माता पिता के साथ खेतों में काम करते हैं। तो क्या समझ में आया कि प्रत्येक बच्चे की परिस्थितियां अलग अलग है। तो हमें क्या करना है कि उनकी परिस्थितियों, उनकी अभिरुचि के अनुसार क्या करना है, आपको उनके लिए लक्ष्य निर्धारित करना है कि जो बच्चा मान लो रोज़ स्कूल आता है, उसको पूरे हमें रोज़ स्कूल आता है, पढ़ने में अच्छा है, सारी व्यवस्थाएं उसकी अच्छी हैं, तो उसको हमें 90% मार्क्स ले आएगा आराम से। जो बच्चा कम विद्यालय आ पाता है, जो आर्थिक स्थिति से कमज़ोर है, जो खेतों में काम करता है, विद्यालय एक सप्ताह में 3 दिन ही आ पाता है हार्डली, तो हम उसके लिए अलग उपलब्धि स्तर निर्धारित करेंगे। समझ गए? और उसको अलग तरीके से प्रेरित करेंगे पढ़ने के लिए, उसे एक्स्ट्रा क्लासेस की व्यवस्था करेंगे जिससे वो अपने छूटे हुए कोर्स को कोप अप कर सके। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि शिक्षार्थियों का आकलन करते समय पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका को निम्नलिखित में से क्या नहीं करना चाहिए? आकलन का मतलब है पेपर टेस्ट करते समय शिक्षार्थी कितना सीखे हैं, जिस चीज़ को हम पता लगा समय शिक्षिका है वो पता लगा रही, तो उसको क्या नहीं करना चाहिए। ऑप्शन पढ़ते हैं। बच्चों के पूर्व आकलन के साथ तुलना करना बिल्कुल करनी चाहिए। जैसे हमने टेस्ट लिया 1 महीना पहले, तो हमने देखा कोई बच्चा है प्रतीक, उसके अंक आए थे 40 और दोबारा हमने जब टेस्ट लिया तो उसके अंक आए 35। इट मीन्स उसका उपलब्धि स्तर गिरा है, तो पिछले उपलब्धि स्तर से हमें तुलना करनी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए। शिक्षार्थियों की सीखने की क्षमताओं को ध्यान में रखकर सूचना दर्ज करना, बिल्कुल सीखने की क्षमताएं याद रखनी है तो ये विद्यार्थी मानसिक रूप से इतना सशक्त है तो इसकी सीखने की क्षमताएं इतनी होनी चाहिए, इसको इतना सीख जाना चाहिए। लेकिन ये नहीं सीखा है तो आप उतना अच्छा कार्य नहीं कर पा रहे हैं एज ए शिक्षक। उस विद्यार्थी का उपलब्धि स्तर जहाँ तक है वहाँ तक आपको पहुँचाना है उसे। ठीक है। बच्चों के कार्य के केवल कुछ पक्षों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, बिल्कुल नहीं, ये नहीं करना चाहिए। कुछ पक्षों पे क्यों, सभी पक्षों पे ध्यान केंद्रित करें। बच्चों के कार्य से संबंधित गुणात्मक उल्लेख करना बिल्कुल करना चाहिए। तो सी विकल्प नहीं करना है हमें कि बच्चों के कार्य के केवल कुछ पक्षों पर ध्यान केंद्रित करना, नहीं, उसके सभी पक्षों पर ध्यान केंद्रित करना है हमें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक सह शिक्षा कक्ष में लड़कों से शिक्षक यह कहता है कि लड़के बनो और लड़कियों जैसा व्यवहार मत करो। सह शिक्षा मतलब एक क्लास ऐसी है जहाँ में लड़के और लड़कियाँ साथ साथ बैठ के पढ़ते हैं और उसमें शिक्षक लड़कों से ये कहता है कि लड़कियों जैसे क्यों बन रहे हो भाई, लड़के हो, लड़के जैसा व्यवहार करो। तो शिक्षक का जो यह वक्तव्य है, जो यह बात कह रहा है, तो वो किस चीज़ से ग्रसित है जो शिक्षक इस बात को बोल रहा है? जातीय भेदभाव का परिचायक है। लड़के लड़कियों के साथ व्यवहार का एक अच्छा उदाहरण है, बिल्कुल गलत है ये तो। लड़के लड़कियों में भेदभाव की रूढ़िबद्ध धारणा प्रकट करता है, ये सही है। इसका मतलब ये है कि शिक्षक है वो लड़के और लड़कियों में भेदभाव की रूढ़िबद्धता की धारणा को प्रकट कर रहा है कि लड़कियां हैं, इट मीन्स वो कमज़ोर हैं, वो रोएंगी। अगर लड़का रो रहा है तो अच्छा लड़कियों की तरह रो रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि वो रूढ़िबद्धता से ग्रसित है शिक्षक। ठीक है। लड़कियों पर लड़कों की जीन वैज्ञानिक
महत्व को उजागर करता है, बिल्कुल गलत है भाई। देखो, लड़के हों या लड़कियां, दोनों ही बराबर हैं हर दृष्टि से। तो कौन सा विकल्प सही होगा? ये भी गलत हो जाएगा, पहला वाला भी गलत हो जाएगा। विकल्प सही होगा तीसरा। कौन सा सही होगा? तीसरा, कि शिक्षक है वो इस चीज़ से ग्रसित है, तो पूर्वाग्रह से ग्रसित है, लड़के और लड़कियों में भेदभाव करता है, जो कि उसको नहीं करना चाहिए। एज ए गुड टीचर, अच्छे शिक्षक के रूप में उसे पूर्वाग्रह से रहित होना चाहिए, ग्रसित नहीं होना चाहिए। उसे लड़के और लड़कियों में भेदभाव नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो ये वीडियो हुई, आप आशा करता हूँ ज़रूर सीखे होंगे। धन्यवाद।